वेलकम बैक टू स्टोरी टेलिंग स्पॉट। आज हम एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक चैप्टर 1 का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आगे कहानी का खुलासा हो सकता है, सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत जॉन विक के साथ होती है, जो अपनी कार को दीवार से टकराता है। वो लहूलुहान और घायल होकर बाहर निकलता है, अपने पेट के घाव पर जोर लगाता है और बेहोश होने से पहले समुद्र तट पर अपनी मृत पत्नी हेलेन का वीडियो देखता है। कुछ दिन पहले एक बादल वाले दिन जॉन उठता है और हेलेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करना शुरू करता है। वो उनके साथ रात के खाने और उस दुखद पल के बारे में सोचता है जब हेलेन उसकी बाहों में गिर गई थी। फिर हम उसे अस्पताल में हेलेन के साथ देखते हैं, उसके माथे को चूमते हुए। डॉक्टर के निकलने के बाद जॉन टूटे हुए दिल के साथ अपनी पत्नी का हार थामे हुए है। तब हमें पता चलता है कि हेलेन एक बीमारी से जूझ रही थी जिसने उसकी जान ले ली। जॉन अपनी कार में कूदकर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। कुछ देर बाद सभी लोग कब्र छोड़ देते हैं, लेकिन जॉन वहीं खड़ा रहता है। दूर से एक आदमी उसे देख रहा होता है। अंतिम संस्कार के बाद मार्कस नाम का एक पुराना दोस्त जॉन के पास आता है और उसे सांत्वना देता है। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर मार्कस चला जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जॉन घर वापस जाता है और सफाई करने लगता है। तभी उसे दरवाजे की घंटी की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर उसे एक पार्सल डिलीवर करने वाली महिला मिलती है। वह उसे बॉक्स देती है, जिसे खोलने पर अंदर एक छोटा बीगल का पिल्ला होता है। बॉक्स के साथ हेलेन का एक नोट भी आता है। नोट में हेलेन लिखती है कि उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है और चाहती है कि जॉन इस पिल्ले से शुरुआत करके फिर से खुशी और प्यार ढूंढे। जॉन ये पढ़कर भावुक हो जाता है और रोने लगता है। वो पिल्ले को बॉक्स से निकालता है और देखता है कि उसका कॉलर फूलों से सजा है, जिससे उसे लगता है कि हेलेन ने ही उसका नाम डेजी रखा है। बाद में वह धीरे से पिल्ले को अपने बिस्तर से उठाकर फर्श पर रख देता है। अगले दिन जॉन पिल्ले के उसके बिस्तर पर चढ़ने से उठता है। पिल्ला पूरे घर में उसका पीछा करता है। जॉन अपने और पिल्ले के लिए कॉर्नफ्लेक्स निकालता है और फिर पिल्ले के लिए अच्छा खाना खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद वो उसे अपनी क्लासिक 1969 फोर्ड मस्टैंग मज-1 में घुमाने ले जाता है। पेट्रोल पंप पर रुकने के दौरान जॉन से जोसेफ तारासोव और उसके 2 आदमी संपर्क करते हैं। जोसेफ को जॉन की कार पसंद आती है और वो उसकी कीमत पूछता है। जॉन साफ कहता है कि गाड़ी बिक नहीं रही। इस पर रूसी में गाली देते हुए जोसेफ कहता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। जॉन फिर नहीं कहता है, जिससे गुस्से में आया जोसेफ कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका साथी उसे रोक लेता है। जॉन वहां से चला जाता है। उसी दिन बाद में जॉन एक सुनसान निर्माण स्थल पर जाता है और अपनी कार को तेज रफ्तार से चलाता है। वो अपने गुस्से को निकालने के लिए गाड़ी को इधर उधर घुमाता है। ट्रकों को टक्कर मारने से बाल बाल बचते हुए वो कई चक्कर लगाता है और फिर रुक जाता है। रात को वो सोने चला जाता है। रात में डेजी को बाहर जाने की जरूरत होती है। जॉन उसे नीचे ले जाता है। तभी अंधेरे से निकलकर 2 लोग उनका सामना करते हैं और तीसरा आदमी जॉन को सिर पर बेसबॉल का बल्ला मार देता है। जॉन जमीन पर गिरा पड़ा रहता है और वो लोग डेजी पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक आदमी बेचारी डेजी को मार डालता है। वो लोग जॉन की कार की चाबी मांगते हैं और मिल जाने के बाद जो आदमी ने उसे मारा था वो अपना मास्क उतारता है। वो जोसेफ होता है। वो जॉन को गाली देता है और बेहोश कर देता है। हमें आने पर जॉन अपने मरे हुए पालतू को देखता है और उसके पास लेट जाता है। वो फिर उसे दफनाता है और घर की सफाई करता है। पिछली रात के खौफनाक हमले की यादें और उसकी पत्नी उसे परेशान करती रहती हैं। इसी बीच जोसेफ जॉन की मस्टैंग लेकर ऑरेलियो की दुकान पर जाता है। वो नई नंबर प्लेट के साथ गाड़ी के कागजात साफ करने के लिए कहता है, लेकिन ऑरेलियो गाड़ी को पहचान लेता है और पूछता है कि उसे ये गाड़ी कहाँ से मिली। जोसेफ गाड़ी चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। ऑरेलियो उसे तुरंत दुकान से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोसेफ घमंड से कहता है कि वो उनके लिए काम करता है। ऑरेलियो उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके पिता के लिए काम करता है और उसे सबक सिखाएगा। जोसेफ का साथी बंदूक निकालता है, लेकिन दूसरा उसे रोक लेता है। फिर जोसेफ ऑरेलियो को गाली देता है और धमकी देता है कि वो कहीं और अपना काम करवा लेगा। बाद में जॉन दुकान पर जाता है और अपनी कार के बारे में पूछता है। ऑरेलियो बताता है कि गाड़ी यहाँ थी और जोसेफ विगो का बेटा है। थोड़ी देर बाद विगो ऑरेलियो को फोन करता है और पूछता है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारा। ऑरेलियो जवाब देता है कि क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुराई थी और उसके कुत्ते को मार डाला था। जवाब सुनकर विगो सिर्फ ओ कहता है। विगो परेशान होकर अपने पेंट हाउस जाता है और अपने गुर्गों को कहता है कि वो अपने बेटे को देखना चाहता है। उधर जॉन अपने बेसमेंट में जाता है और वहाँ एक स्लेजहैमर से फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है। टूटे हुए फर्श के नीचे हथियारों और सोने के सिक्कों का भंडार छिपा होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए विगो अपने घर पर जोसेफ से मिलने जाता है। विगो भले ही जोसेफ की जैकेट की तारीफ करता है, लेकिन असल में वो गुस्से में होता है। वो उसे पेट में मुक्का मारता है और कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। भले ही जोसेफ का साथी विगो को जाने के लिए कहता है, लेकिन विगो नहीं मानता। वो जोसेफ को बताता है कि जॉन विक, जिसे पहले बाबा यगा या बुगीमैन के नाम से जाना जाता था,
उसका साथी हुआ करता था। जॉन ने हेलेन से शादी करने के लिए रिटायरमेंट ले ली थी। विगो जॉन द्वारा बार में केवल एक पेंसिल का इस्तेमाल करके 3 लोगों को मारने की घटना बताता है। इसके बाद वो बताता है कि जब जॉन ने रिटायर होने का फैसला किया था तो उसे एक असंभव कार्य सौंपा गया था, जिसमें कुछ ही समय में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं को अंजाम देना शामिल था। सभी की हैरानी के लिए जॉन ने किसी तरह इस असंभव कार्य को पूरा कर लिया, जिसने तारासोव साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योसेफ कहता है कि वह इस स्थिति को संभाल सकता है और कार्य पूरा कर सकता है, लेकिन विगो उसे चेतावनी देता है कि जॉन उसके पास आएगा और वह अपनी नियति से नहीं बच सकता। इसके बाद विगो जॉन को फोन करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन फोन काट देता है। यह इस बात का संकेत है कि वे उस रात बड़ी मुसीबत में हैं। जॉन को पता चलता है कि विगो ने हत्यारों का एक दस्ता उसके घर भेज दिया है। वह पूरी तरह तैयार हो जाता है। जॉन बूगीमैन से आमने सामने लेने की उनकी गलती को जल्द ही समझ लेते हैं। जॉन बिना किसी हिचकिचाहट या परेशानी के हर एक दुश्मन को तेजी से निष्क्रिय कर देता है। कुछ हमलावरों के साथ वह जमकर लड़ाई करता है और फिर उनमें से एक को जानलेवा वार करता है। यह पता चलता है कि विगो ने 12 हत्यारों को भेजा था, लेकिन जॉन के लिए यह कोई समस्या नहीं है। वह उन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने के दरवाजे पर दस्तक देता है। जॉन उस पुलिस वाले को पहचानता है और पूछता है कि क्या कोई शोर की शिकायत आई है। अधिकारी पुष्टि करता है और पूछता है कि क्या जॉन वापस खेल में आ गया है, उसके पीछे दिख रहे मृत शरीर की ओर इशारा करते हुए। जॉन का कहना है कि वह सिर्फ सफाई कर रहा है और अधिकारी शवों को संभालने के लिए चला जाता है। जॉन अंडरवर्ल्ड अपराध जगत की सफाई करने वाली टीम से संपर्क करता है। इससे स्पष्ट है कि यह उनकी मदद करने का आखिरी मौका नहीं होगा। इसी दौरान विगो जॉन के परिचित मार्कस से संपर्क करता है और उसे जॉन की हत्या करने के लिए $2 मिलियन का आकर्षक अनुबंध देता है। विगो अपने सहायक एवी को भी अन्य इच्छुक पार्टियों को नौकरी खोलने का विज्ञापन देने का निर्देश देता है। मार्कस खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। जॉन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल जाने का फैसला करता है, जो विशेष रूप से अपराधी जगत को पूरा करता है। सभी कॉन्टिनेंटल होटलों में परिसर के भीतर किसी भी तरह की हत्या की सख्त मनाही है। जॉन कुछ जाने पहचाने चेहरों को पहचानता है, परकिंस और शेरोन। वह अपने दोस्त का अभिवादन करता है और हत्यारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा के साथ एक कमरा बुक करता है। इसके बाद हमें होटल के मैनेजर विंस्टन से मिलवाया जाता है। जब जॉन योसेफ के ठिकाने के बारे में पूछता है तो विंस्टन उसे बताता है कि योसेफ को रेड सर्कल नामक नाइट क्लब में पाया जा सकता है। जॉन तुरंत उस क्लब की ओर जाता है जहां योसेफ और उसके दोस्त मौजमस्ती कर रहे थे। जॉन फिर अपने एक पुराने परिचित से मिलता है और उसे छुट्टी लेने का सुझाव देता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेता है। जॉन उस क्लब में जाता है जहां योसेफ घूम रहा होता है। बाथ हाउस में अचानक जॉन क्लब के निचले तल पर दिखाई देता है और जोसेफ के एक साथी को मार देता है। जॉन को देखते ही जोसेफ अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जॉन बाकी हिटमैन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और भले ही वह अपने सभी लक्ष्यों को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि योसेफ भागने में सफल हो गया है। फिर योसेफ अपने आदमी विक्टर को फोन करता है, लेकिन फोन उठाने वाला बाबा यगा होता है जो उसे चिढ़ाता है। जॉन आखिरकार कॉन्टिनेंटल होटल लौट आता है और शेरोन को बताता है कि उसे अपने कमरे में एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर उसके पेट की चोट का इलाज करता है और उसे चेतावनी देता है कि टांगों को फटने से बचाने के लिए उसे आराम से रहना चाहिए। हालांकि जॉन आराम शब्द का मतलब नहीं समझता। उस रात बाद में मार्कस सड़क के पार एक इमारत की छत पर चढ़ जाता है और अपनी स्नाइपर राइफल तैयार करता है। वह सो रहे जॉन को देखता है, लेकिन वह यह भी देखता है कि कोई दर्पण के रास्ते कमरे में घुस रहा है। वह जॉन को चेतावनी देने के लिए गोली चलाता है। परकिंस उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन जॉन बाल बाल बच जाता है। पता चलता है कि विगो जॉन को मारने और कॉन्टिनेंटल के नियमों को तोड़ने के लिए $4 मिलियन दे रहा है। वह परकिंस के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है और अंततः उसे सिरदर्द देकर चुप करा देता है। वह उसे उपयोगी जानकारी के बदले में दया दिखाने का प्रस्ताव रखता है। परकिंस खुलासा करती है कि विगो अपनी अधिकांश संपत्ति एक चर्च के तहखाने में रखता है और उसे स्थान बताती है। वह उसे बेहोश कर देता है और तुरंत उसे हैरी के पास ले जाता है। बदले में उसे एक सोने का सिक्का देता है। हैरी को नहीं पता कि भागने के दौरान परकिंस ने उसका अंगूठा मोड़ दिया है। वह भागने में सफल हो जाती है और उसे मारपीट में हरा देती है। वह एक तकिया उसके सिर पर रखती है और गोली मार देती है। जॉन फिर चैपल के अंदर विगो के छिपे हुए सामानों के जखीरे का दौरा करता है। वह एक बंदूक निकालता है, पुजारी को गोली मारता है और उसे चुनौती देने वाले हर आदमी को मार डालता है। वह पुजारी को मजबूर करता है कि उसे तिजोरी तक ले जाए या मर जाए। फिर उसे तिजोरी वाले कमरे में ले जाया जाता है और वह गेट खोल देता है। जॉन तिजोरी में मौजूद महिलाओं को बाहर निकाल देता है और पूरी संरचना में आग लगा देता है, जिससे विगो को उसकी दौलत गंवानी पड़ती है। वह चैपल के बगल की इमारत के ऊपर डेरा डालने के बाहर चला जाता है। वह देखता है कि विगो और उसका मुख्य दल परिसर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है।
जॉन विगो के आदमियों से लड़ता है। वह उनमें से ज्यादातर को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक हमलावर एक एसयूवी में कूद जाता है और जैसे ही जॉन रीलोड करता है और एक और दुश्मन को मारता है, उसे जोर का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। विगो इस मौके का फायदा उठाकर जॉन को पकड़ लेता है। होश में आने पर विगो उससे पूछता है कि वह सिर्फ एक कार और कुत्ते के लिए बदला क्यों ले रहा है। जॉन बताता है कि जोसेफ ने उसके कुत्ते को मार डाला था, जो उसकी मृत पत्नी की तरफ से मिला उपहार था। वह विगो को चेतावनी देता है कि वह या तो योसेफ को सौंप दे या मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन विगो उसे अपने गुर्गों के हवाले कर देता है, जो उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन गनीमत से मार्कस एक हमलावर को गोली मार देता है, जिससे जॉन को बाकी को खत्म करने का मौका मिल जाता है। फिर जॉन सड़क पर भाग जाता है और विगो के भागने वाले वाहन को देखकर वह ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद वह विगो पर निशाना लगाता है, जो यह बताने के लिए मजबूर हो जाता है कि योसेफ ब्रुकलिन के एक सुरक्षित घर में छिपा हुआ है। जॉन उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। सुरक्षित घर में हम जोसेफ को एक कमरे के अंदर एक भाड़े के आदमी के साथ वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं। उसके आसपास का इलाका कई टीमों और कई स्नाइपर्स द्वारा कवर किया गया है, जो सभी चेक इन करते हैं। हम देखते हैं कि जॉन भी चेक इन करता है। वह बेहोश आदमी की स्नाइपर राइफल ले लेता है और सटीक निशाना लगाकर गोलीबारी शुरू कर देता है। योसेफ भाग जाता है और साथ ही उसके भागने के वाहन आग की लपटों में घिर जाते हैं। वह भागता हुआ निकल जाता है, लेकिन जॉन अंततः उसे पकड़ लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पेट में और फिर उसके सिर में गोली मार देता है। जॉन का बदला पूरा हो जाने के बाद वह मदद के लिए मार्कस को धन्यवाद देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि परकिंस ने उन दोनों को बातचीत करते हुए देख लिया। वह विगो को अपनी खोज के बारे में बताती है और जॉन को खत्म करने में नाकाम रहने के लिए विगो अपने गुर्गे को मार्कस के घर में फंसाने का आदेश देता है। फिर विगो जॉन को फोन करके कहता है कि उसने मार्कस को दंडित किया है क्योंकि वह काम पूरा करने में नाकाम रहा। विगो के गुर्गे मार्कस पर हमला करते हैं और उसे खत्म करने वाले ही होते हैं, लेकिन मार्कस आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन आखिरकार परकिंस उसे गोली मार देती है। फिर विगो एक हेलीकॉप्टर की ओर जाता है, जो उसे शहर से बाहर ले जाएगा। योजना यह है कि जॉन मार्कस के घर आएगा, जहां परकिंस उसका घात लगाएगी, लेकिन कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक विंस्टन उसे एक बैठक के लिए बुलाते हैं। वे मिलते हैं और विंस्टन उसे सूचित करते हैं कि उसने कॉन्टिनेंटल के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सदस्यता और उसकी जान दोनों रद्द हो गई हैं। मार्कस की बेजान शरीर को देखकर जॉन विगो को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ता है। वह विगो और उसके आदमियों को हेलीकॉप्टर की ओर जाते हुए देखता है और अपनी कार से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करता है। विगो एवी को जॉन को खत्म करने का आदेश देता है। दोनों गाड़ियों में टक्कर होती है। एक एसयूवी लटक कर नीचे पानी में गिर जाती है। वे एक दूसरे को टक्कर मारते हुए रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। जॉन एक कमाल का स्टंट करता है और विगो की कार को एक खंभे से टकरा देता है। रूसी एसयूवी से बाहर निकलकर जॉन पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह सहज रूप से अपनी कार को ढाल और टक्कर मारने वाली रेह के रूप में इस्तेमाल करता है और अपने सभी हमलावरों को खत्म कर देता है। एवी खुद कार से बाहर निकलता है और कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। फिर विगो अचानक से अपनी एसयूवी को जॉन की कार से टक्कर मार देता है, लेकिन जॉन कार के पानी में गिरने से पहले भागने में सफल हो जाता है। दोनों गाड़ियां खत्म हो जाने के बाद उन दोनों के बीच एक वेस्टर्न स्टैंड ऑफ होता है और वे अपनी बंदूकें फेंक देते हैं। अब उन्हें हाथापाई करनी पड़ती है। वे एक जबरदस्त मुकाबले में लड़ते हैं। यह काफी बराबरी का मुकाबला होता है, लेकिन फिर विगो एक चाकू निकाल लेता है। जॉन चतुराई से चाकू का इस्तेमाल अपने फायदे में करता है। वह चाकू को अपने शरीर से टकराने देता है और फिर अपने पेट का इस्तेमाल करके विगो की बाह तोड़ देता है। इसके बाद वह चाकू को विगो के गले में घोंट देता है। वे लगभग 1 मिनट तक बैठे रहते हैं, क्योंकि विगो विश्वास नहीं कर सकता कि जॉन ने सिर्फ एक कुत्ते के लिए यह सब किया। फिर जॉन वहां से चला जाता है, जिससे विगो मर जाता है। अब कहानी वापस शुरुआत में चली जाती है, जहां जॉन अभी भी खून बह रहा है, लेकिन हेलेन का वीडियो देखने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह अपने घाव का इलाज करने के लिए एक कुत्ते के आश्रय पर रुकता है और घर जाने से पहले एक पिटबुल को भी गोद ले लेता है। फिल्म इसी दृश्य पर खत्म हो जाती है। यदि आप जॉन विक चैप्टर 2 का मूवी रीकैप चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया।